अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। जैसा कि आप में से बहुत से लोग सुन चुके होंगे, अब से तकरीबन 2.5-3 घंटे पहले पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने, जिसे जज मोहम्मद बशीर हेड कर रहे थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 बरस की सजा सुनाई है, नैब के तोशाखाना रेफरेंस केस में, और करोड़ों रुपए के जुर्माने भी किए हैं। अब याद रहे कि 24 घंटे पहले एक साइफर की अदालत ने, स्पेशल कोर्ट ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनके साथ फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को 10 बरस की सजा सुनाई थी। यूं 24 घंटे के अंदर दो फैसले हुए। और ये भी जहन में रखिए कि 5 अगस्त 2023 को भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को इसी तरह से एक स्पेशल अदालत ने, जहां पे जज मोहम्मद दिलावर हुमायूं जो बहुत शोहरत हासिल कर चुके हैं, वहां पे तोशा खाने के एक और रेफरेंस के अंदर उन्हें 3 साल 3 इयर्स की सजा सुनाई थी, जो बाद में उसका सेंटेंस तो सस्पेंड हुआ लेकिन उसकी कन्विक्शन सस्पेंड नहीं हुई, जिसकी वजह से पहले ही इमरान खान 2024 का फरवरी का जो इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, उसके लिए डिस्क्वालिफाइड थे। लेकिन अब वो डबली और ट्रिपली जो है वो डिस्क्वालिफाइड यहाँ पे हो चुके हैं। जहन में ये भी लाइए कि ये जज मोहम्मद बशीर जो है, इनकी पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक अफसानवी हैसियत हासिल हो चुकी है। ये बहुत ही तारीखी कैरेक्टर बन चुके हैं पाकिस्तान की सियासत के, बिकॉज इन्होंने ही 2018 के इंतखाबात से पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब को भी करप्शन के एक केस में, पनामा के केस में, जहां उनकी कंपनीज के केसेस थे, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स और दूसरी कंपनीज के केसेस थे, वहां उनको 10 बरस की सजा सुनाई थी। और ये जज बशीर साहब जो हैं, इन्होंने चंद दिन पहले जनवरी में इस केस से जान छुड़ाने के लिए लीव प्रायर टू रिटायरमेंट, लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट, जो इंतजामी तौर पे जिसे एलपीआर कहा जाता है, वो लेने की कोशिश की थी, ताकि इस मनहूस केस से मेरी जान छुट जाए, क्योंकि उनको अंदाजा था कि उनसे किस किस्म का फैसला करवाने की कोशिश की जा रही है। कि वो चंद हकायक है जिनकी तमाम तफसीलात जो है, कितना जुर्माना कितना फाइन जो है, वो आप पाकिस्तान के अखबारात में देख सकते हैं। उनकी तफसीलात खासी बेकार हैं, बिकॉज आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तमाम सुनने वाले जानते हैं कि ये फैसले इलेक्शन 2024 को कंट्रोल करने के लिए ये फैसले जो है करवाए जा रहे हैं। इनकी खालिस्तान अहमियत जो है वो पॉलिटिकल है, सियासी है, और इसके सियासी मंजरनामे और इसके सियासी असरात, यानी क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही है, उस पर हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इमरान खान को सियासी तौर पर तबाह करने की इस जद्दोजहद में किस तरह से पाकिस्तान के गैर दानिशमंदाना जो जनरल ऑफिसर्स हैं, जनरल साहिबान हैं, उन्होंने अफवाज पाकिस्तान की जो $1 बिलियन रेपुटेशन और साख थी, उसकी जो ब्रांड वैल्यू थी, उसकी जो एक हैसियत थी पाकिस्तान की सियासत के अंदर, उसे किस तरह से हमेशा के लिए दागदार कर दिया है और तबाह कर दिया, ये भी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन कुछ फैक्ट्स बहरहाल मैं आपसे शेयर कर लूँ। आपके जहन में यकीनी तौर पे सवाल पैदा हो रहा होगा कि जज मोहम्मद दिलावर ने भी इमरान खान को सजा सुनाई थी 3 बरस की तोशाखाने ही के केस में, तो फिर ये तोशाखाने का क्या केस है? वो जो केस था 5 अगस्त 2023 का, वो तोशाखाने का केस वो था जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक केस किया हुआ था, एक रेफरेंस फाइल किया था, जहां ये था कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है, उन्होंने जो घड़ी खरीदी थी तोशाखाने से, उसे उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन के 2019 के, जो कि इलेक्शन साल नहीं था, क्योंकि 2018 में वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, इलेक्शन हो चुका हुआ था, ये एक रूटीन के गोशवारे थे। उन्होंने कहा कि उन गोशवारों में वक्त के ऊपर उस घड़ी को जो लिया गया तोशाखाने से, उसको वहां पे शो नहीं किया गया। ये और बात है कि उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर वो तमाम चीजें जो हैं वो नजर आती थी, लेकिन वो उसका फैसला था। ये जो फैसला अभी हमारे सामने आया है, ये नैब का एक रेफरेंस है, जिससे जल्दी 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 ये रेफरेंस फाइल ही हुआ था 19 दिसंबर 2023 को, और 41 दिनों के अंदर अंदर इसका फैसला कर दिया गया। यूं पाकिस्तान की बदनसीब तारीख, जहां केसेस वैसे भी ऐसे करवाए जाते हैं, ये इस बदनसीब और अजीबोगरीब तारीख के अंदर भी एक बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस किस्म का ये केस है, जो 19 दिसंबर 2023 को इसका रेफरेंस फाइल हुआ। जनवरी के पहले हफ्ते में यहाँ फर्द जुर्म और इंडाइटमेंट आयद हुई। धोड़म धोड़म धोड़म, इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट भी नहीं दिया गया। उसकी मजीद तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैंने आपको पिछले एक व्लॉग में ये बताया था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त एक डेस्परेट जंग लड़ रही है पाकिस्तान की सियासी, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस जो हैं उन्होंने खोल के रखी हुई हैं। जैसे हम केमिस्ट्री में स्कूल में एक बुनसन बर्नर, एक छोटा सा दिया होता था, लैंप, जिसके ऊपर आप मुख्तलिफ बीकर्स को रखते थे, वो उसमें हल्की हल्की आंच रहती थी, वो बहुत तेज उसमें गर्मी या गर्माइश नहीं होती थी। तो बुनसन बर्नर के ऊपर उन्होंने डिफरेंट किस्म की फाइलें खोल के रखी हुई होती हैं, डिफरेंट ऑप्शंस, और वक्त आने पे कोई भी ऑप्शन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। यही वजह है कि इस केस का दिसंबर 2023 से पहले लोगों ने को बहुत ज्यादा जिक्र नहीं सुना। ये और बात है कि कहा जाता है कि जुलाई में
इसके ऊपर बहुत तहकीक हो चुकी थी। 2022 के आखिर में नैब ने इसका फैसला किया, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा चर्चा किसी ने नहीं सुना, और ना सुनने की वजह ये भी थी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ऊपर कोई एक केस तो नहीं था, कोई दो केसेस नहीं थे, कोई दर्जन भर केस होते, कोई 4 5 6 मोटे केसेस होते। जैसे ट्रंप के ऊपर टोटल 4 केसेस हैं, जिनमें 90 के करीब फेलनी चार्जेस हैं। अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट्स बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को किसी अदालती कार्रवाई से पाकिस्तान की तरह इलेक्शन से बाहर करें, लेकिन अमेरिका में ऐसा करना खासा मुश्किल होगा, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन बहरहाल यहाँ पर जो है इमरान खान साहब के ऊपर केसेस की अगर नौयत देखें, क्यों वजह से इसको लोगों ने इग्नोर कर दिया, मीडिया ने, उसकी वजह यह है कि 150 से ज़्यादा केसेस आप अक्सर सुन चुके हैं, और उन केसेस की नौयत यह है कि उसमें एक से ज़्यादा मर्डर का केस है, उसमें दहशतगर्दी के केसेस हैं, उसमें ट्रीजन यानी कौम से, मुल्क से, रियासत से गद्दारी के केसेस हैं, रियासत के खिलाफ कार्रवाई करने की एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ के केसेस हैं, रियासत के खुफिया राज जो हैं साइफर की शक्ल में उनको अफशा करने का केस है, उनके ऊपर सीरियस करप्शन, मेगा करप्शन के केसेस हैं, जैसे अलकायदा ट्रस्ट का केस है, उनके ऊपर फॉरेन फंडिंग के केस हैं, उनके ऊपर अदालत की तौहीन करना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस हैं। तो यही वजह है कि ये केस जो कहीं चल रहा था, फाइल में छुपा के रखा गया था, ये नज़रों से बहुत हद तक ओझल रहा, और सडनली 19 दिसंबर 2023 को ये सामने आता है। लेकिन इसकी वजह क्या है सामने आने की? इसकी वजह ये है कि जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की पिछले वीडियो में, फिर बता रहा हूँ कि डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो रखी जाती हैं, कि अगर ये ऑप्शन काम नहीं करेगी तो दूसरी काम करेगी, दूसरी काम नहीं करेगी तो तीसरी काम करेगी, तीसरी काम नहीं करेगी तो चौथी काम करेगी, और मुख्तलिफ सिचुएशंस एंड सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस में मुख्तलिफ चीज़ें जो है उनकी अहमियत जो है वो बढ़ जाती है। और इससे आपको ये भी पता चलता है कि बहुत सा अटकल बच्चू काम भी हो रहा है। यानी जैसे जैसे चैलेंज है सियासी, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपनी मेथडोलॉजी को इम्प्रोवाइज करती है कि अब ये कर लेते हैं, अब इधर से पंच मारते हैं, अब इधर से पंच मारते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये देखिए कि इंडाइटमेंट इनकी पहले हफ्ते में होती है, जनवरी में। अच्छा, अब केस है क्या? केस ये है कि फर्स्ट फैमिली ने और फर्स्ट लेडी ने, एज प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर की वाइफ ने, जो बैरूनी ममालिक में दौरे किए मशरक़ वस्ती और मुख्तलिफ जगहों पे, उनको टोटल पौने 4 बरस में 108 गिफ्ट मिले, जिसमें से 52 गिफ्ट उन्होंने रिटेन किए। लेकिन इल्ज़ाम यह है कि जो गिफ्ट उन्होंने रिटेन किए उसमें ऐसे ज्वेलरी के सेट्स हैं जिनकी कीमत और अप्रेजमेंट जो है वो अंडर अंडर प्राइस उनकी अप्रेजमेंट की गई, यानी अंडर वैल्यूएशन उनकी की गई। और उसके लिए वजीर आजम ने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया, जो अफसरान करने वाले थे, जो अप्रेजमेंट कमेटी थी, उनको प्रेशराइज वगैरह जो है वो किया गया। आपने देखा कि चंद दिन पहले, मुझे नहीं अभी तक क्लियर कि इसमें कि मेरी सामने डिटेल्स नहीं आ सकी, कुछ उड़ती उड़ती सी बात है कि शायद पाकिस्तान के जो इमरान खान साहब के फॉर्मर मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अहमद मोहम्मद थे, उनका शायद इसमें कोई बयान लगाया गया है। ये मुझे अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, मैंने बाज़ व्हाट्सएप के ऊपर ऐसी स्टेटमेंट देखी है। लेकिन जहन में रखिए कि पिछली वेडनेसडे, बुध से, ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद जो है वो अपने ऑफिस जब गए तो वहाँ से डिसअपियर हो गए, गुम हो गए। उसके बाद उनकी 4 5 दिन के बाद उनकी गुमशुदगी का बहुत चर्चा था। और मैं देख रहा था कि 24 घंटे, पिछले 24 घंटे में मैंने एक ट्वीट देखा मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब का, जो बरतानिया में होते हैं। उस ट्वीट को मैंने रीट्वीट भी किया था, ये कह के हाउ इंटरेस्टिंग, दिस मेक्स सिचुएशन क्लियर। और उसमें उन्होंने ये दावा किया कि ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद अहमद मोहम्मद, जो गालिबन अब प्रमोट होकर मेजर जनरल हो चुके हैं, उस वक्त जब एमएस थे तो ब्रिगेडियर थे, वो बहुत अच्छे आदमी, बेचारे शरीफ आदमी, उनको उठा लिया है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने। वो 5 दिन से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी की कस्टडी में है, और उनके घर के बाहर भी इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग और अहलकार जो हैं वो नजर आते हैं। ये कहना था मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब का बरतानिया से। क्या उनसे कोई स्टेटमेंट ली गई है, ये भी क्लियर नहीं है। बहरहाल इस केस के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी के जो वकला थे, उनकी कोशिश थी कि वो वक्त, कोशिश, टाइम बाय करने की कोशिश करें, जिस वजह से बहुत से वकला को चेंज किया गया। और इसी तगोदो के दरमियान में जज मोहम्मद बशीर जो है, उन्होंने इमरान खान की और बुशरा बीबी के जो वकला थे उनका क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट जो है वो खत्म कर दिया। अब आपके जहन में होगा कि क्यों वो इसको डिले करना चाहते थे। वो डिले इसलिए करना चाहते थे कि इसमें एक डन डील थी, साफ नजर आ रहा था कि 8 फरवरी से पहले पहले इस केस का भी फैसला करने की कोशिश की जा रही है। और वकला ने, जिस तरह से वकला करते हैं, इसको उन्होंने लटकाने की कोशिश की। और जज मोहम्मद बशीर ने इन रिस्पॉन्स जो है उनका क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट खत्म कर दिया। लेकिन इसमें बिल्कुल ना जाए, बिकॉज बहुत से मुनाफिक ये बताने की कोशिश करेंगे कि शायद वकला बेहतर नहीं थे, ये वकला ना होता तो वो होता, तो शायद इसके कोई बेहतर रिजल्ट निकलते, वकील ने फला गलती की। इस किस्म की, मतलब मेरा काम यह है कि मैं आपको एक बेहतर इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव आपको दूं। इसमें कोई 1% आधा फीसद भी चांस नहीं था। यहाँ पे अगर सलमान अकरम राजा भी होते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। यहाँ एतजाज़ एहसन भी होते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। बिकॉज यहाँ पर एक डन डील थी कि इसका फैसला करना ही है। ये एक पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट थी जनाब नवाज शरीफ साहब की, इस्टेब्लिशमेंट की। इसमें नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश कि इमरान खान को करप्शन के केस के अंदर भी उसकी कन्विक्शन होनी चाहिए, वो भी यहाँ पर जो है वो प्रिडोमिनेंट यहाँ पर रिक्वायरमेंट हमें नज़र आती है।
जब आप ये सुनते हैं और जब मैंने ये पढ़ा और ये मैंने देखा कि ये इल्ज़ाम लगाया गया है, जब मैंने इस पर रिसर्च की कि इमरान खान ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके अप्रेजमेंट कमेटी को प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर इन्फ्लुएंस किया और कम कीमत लगवाई, और जो कीमत लगवाई वो 14 करोड़ कुछ कीमत लगाई मुख्तलिफ जो है ज्वेलरी की, जबकि उसकी कीमत जो है वो बाद में कहा गया कि 300 करोड़ यानी 3 अरब की थी। जरा इमेजिन करें कि ज्वेलरी जो थी वो 3 अरब रुपए की थी। ये इल्ज़ाम लगाया गया, और लेकिन जो चीज़ उसमें चुभने वाली है बहुत ज़्यादा कि और बाद में इन लोगों ने दुबई में किसी दुकानदार जो है सेल्समैन, जिसको तस्वीरें दिखा के ज्वेलरी की इन्होंने कीमत उसकी डिटरमिन करने की कोशिश की उसकी ज्वेलरी की, हालांकि ज्वेलरी की तस्वीर देख के उसकी कीमत जो है वो डिटरमिन नहीं हो सकती, और ये इस केस की एक डिटेल है। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा, जब मैंने ये सुना कि ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने असर रसूख इस्तेमाल करके अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और ज्वेलरी की कीमत कम करवाई, तो यकीन मानिए मुझे इस अफसोसनाक हालात के अंदर भी मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। ठीक है, पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं, ये एक बदनसीब रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है जो ना रिपब्लिक है, ना इस्लामी है, ना जमहूरिया है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये कहना कि इमरान खान ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके ज्वेलरी की कीमत कम लगवाई है, इतनी नीची बात है, इतनी नीच, इतनी घटिया, इतनी कमीनी बात है। हमें से वो तमाम लोग जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को कई वर्षों से जानते हैं, मैं तो कम से कम 2004-05 से उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं बहुत ही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इससे ज़्यादा ऑनेस्ट आदमी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ना कभी पैदा हुआ, ना होगा, ना कभी देखने में आया है। और ये शख्स जो है उसकी शख्सियत के अंदर अपना इतनी कशिश है, मकनतीसी कशिश, और इतनी उसमें कैरिज्मा है कि उसको रुपए पैसे और मटेरियल चीज़ों की डिज़ायर ही नहीं है, उसको भूख ही नहीं है। हमने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर, पाकिस्तानी बिजनेसमैन में मीडिया का हर बंदे से वास्ता पड़ता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखा, कंपनीज के सीईओज को देखा, सेठों को देखा, इंडस्ट्रियलिस्ट को देखा, बहुत सियासतदानों को देखा, महंगी घड़ियां पहनना, बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरना, पीछे गार्ड लेके चलना, सूट पहन लेना पता नहीं $1000 का, $5000, 10,000 का, करोड़ रुपए की घड़ी जेब में डाल लेना, जूते बड़े महंगे करना, बताना लोगों को कि मैंने जूते फला जगह से लिए हैं, ऐसे मैं पेरिस से लिए थे, ऐसे मैं न्यूयॉर्क से लिए थे। इमरान खान की शख्सियत में इतनी इतनी उसमें कशिश है, मकनतीसी कशिश है इस शख्स के अंदर कि उसको इस किस्म की चीज़ों की अल्लाह ने उसके अंदर डिज़ायर ही नहीं रखी। और ये कहना कि इमरान खान ने असर रसूख इस्तेमाल करके, खुदा ना खास्ता कि इमरान खान ने कीमत कम करवाने के लिए ज्वेलरी के अपना असर रसूख इस्तेमाल किया, तो बताओ इससे बड़ा बकवास और बहतान जो है वो हो नहीं सकता। बहरहाल जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो आपके सामने है। अब इसके जो रिजल्ट्स वो बिल्कुल एक डन डील थी। अच्छा, जेहन में ये रखना बहुत ज़रूरी है कि बेचारे जज बशीर जो हैं वो भी मजलूम ही है, गरीब यहाँ पे, क्योंकि इस जज साहब ने जनवरी के दूसरे हफ्ते के अंदर भरपूर कोशिश की। उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की कि उनको एक लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट, जिसको एलपीआर कहते हैं, वो दे दी जाए। यानी क्लियर बात थी कि जज बशीर जो है अपने आप को इस घटिया फजूल किस्म के केस में से, वाहियात केस में से निकालना चाह रहे थे। उनको पता था कि फैसला पिंडी से लिखा हुआ आना है, उनको पता था कि क्या फैसला आना है। वो इस मनहूस घटिया किस्म का फैसले के ऊपर अपना दस्तखत जो है वो नहीं करवाना चाहते थे। उस वक्त उनकी तबीयत भी खराब हो गई, मेरे ख्याल उस वक्त उनको बता दिया गया होगा कि ये फैसला करना है। आज भी उन्होंने बहुत ज़्यादा वक्फे किए, पानी पीते रहे, कभी टॉयलेट जाते रहे, कभी क्या करते रहे। हालांकि थोड़ी देर में उन्होंने ये फैसला जो है वो सुना दिया। ये फैसला जज बशीर साहब का फैसला नहीं है, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का फैसला है, जहां नवाज शरीफ साहब की सियासत को रिवाइव करने के लिए, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान एक मखलूत कोएलिशन हुकूमत बनाने के लिए 8 फरवरी के बाद ये सारा ड्रामा ढकोसला जो है वो किया जा रहा है। और इन द प्रोसेस पाकिस्तान की फौज की जो प्रेस्टीज है, जो $1 बिलियन ब्रांड वैल्यू थी अफवाज पाकिस्तान की, जो उसकी साख थी, जो उसकी इज्जत थी, उससे मट्टी उसकी पट्टी पलीद कर दी गई है। उसकी तमाम साख जो है उसे तबाह कर दिया गया है, जिसके बारे में मजीद मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि साख एक्सप्लेन, उसकी साख जो है वो तबाह कर दी गई। यानी जज बशीर जो बेचारा छुट्टी पे जाना चाह रहा था, लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट, उससे जिस तरह से ये फैसला हासिल किया गया है, आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह से गन पॉइंट डिसीजन है। यानी जज को गन पॉइंट के जरिए ये फैसला जो है हासिल किया गया है। जिस तरह से जबरदस्ती उसकी छुट्टी कैंसिल करवाई गई, उसको कहा गया कि बैठो फैसला करो। यहाँ भी मुझे एक इमोशनल रीजन नजर आ रहा है। जिस तरह से मैंने आपको स्नो वाइट की स्टोरी सुनाई थी, मुझे ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब की बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि जिस जज ने, इन्हें अपनी ताकत दिखानी है ना, अदले पे बदला हो रहा है, यहाँ पे टिट फॉर टैट हो रहा है, कि जिस जज ने, ताकत हुई ना ये, कि जिस जज ने मुझे सजा सुनाई थी, उसी जज से मैंने इमरान खान को सजा सुनानी है। इससे आपको ये भी एहसास होता है कि इस वक्त की हमटी डमटी जो है, जिसकी खातर ऑल द किंग्स मैन, ऑल द किंग्स हॉर्सेस जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, इस हमटी डमटी को रिसरेक्ट करने के लिए, खड़ा करने के लिए, इसमें हवा भरने के लिए,
इस स्टेज पे इस हमटी डमटी को अफवाज पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इस नवाज शरीफ को कितना अनहेल्दी पैथोलॉजिकल कंट्रोल जो है इस स्टेज के ऊपर हासिल है। इसके बाद कोई और मजीद इन इन चीज़ों से आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, गोल यहाँ पे क्या है। और जज बेचारे साहब की, कि मैं भी होता जज बशीर की जगह और यही सूरत हाल मेरी होती, तो मैं इसलिए एक्सप्लेन आपको कर रहा हूँ कि जज बशीर का आप क्या कहते हैं। यहाँ मैं भी बैठा होता यहाँ पे, कोई, मैं किसी और का नाम नहीं लेना चाहता इसलिए अपना नाम ले रहा हूँ। जिस किस्म के हालात पाकिस्तान में पैदा कर दिए गए हैं, वहां पर कोई क्या फैसला उसने करना है। ये बिल्कुल एक गन पॉइंट डिसीजन है, पता नहीं किस किस्म की मजबूरी होगी जज बेचारे की। ये वो डिसीजन नहीं है जो 2018 में जज बशीर ने उस वक्त नवाज शरीफ के केस में सुनाया था। वो और ये इसकी कहानी में जमीन आसमान का फर्क है। बैकग्राउंड डिफरेंट है, रेपुटेशन डिफरेंट है, बट आई विल से फ्यू मोर वर्ड्स अबाउट इट। अभी मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं गोल्स क्या है यहाँ पे। आपने देखा 24 घंटे पहले साइफर केस में 10 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सजा दे दी गई, शाह महमूद कुरैशी साहब को दे दी गई। यहाँ गोल्स क्या है? यहाँ गोल ये है कि देखिए, तीन किस्म के गोल बड़े वाजे हैं। पहला, जो मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया जब मैंने साइफर के केस के हवाले से डिस्कशन की थी, कि जो 750 या 750 800 के दरमियान तहरीक इंसाफ के पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं जिनको इंडिपेंडेंट बना के मजबूरन, चूंकि बल्ला विड्रॉ कर लिया गया है, उनको आज़ाद खड़ा किया गया। वो जाहिर है वो पूरी हिकमत अमली और स्ट्रैटेजी है। ये कोई वैसे ही तो नहीं हो गया एक्सीडेंट के सुप्रीम कोर्ट ने कोई लीगल। अच्छा देखिए, मुनाफिक कितने ज्यादा है। वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा, वो कहेंगे नहीं वो वकला ने ठीक केस प्रेजेंट नहीं किया। इलेक्शन कमीशन का होगा, कहेंगे इमरान खान ने या तहरीक इंसाफ ने अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं करवाया। ये जो मुनाफिकीन है पाकिस्तानी माशरे में, और पाकिस्तानी, इनकी मेरा ख्याल है पाकिस्तानी माशरे में तो मुनाफिकीन है ही, लेकिन ये जो मुनाफिक पाकिस्तान की मीडिया और ज़राए इब्लाग में पाए जाते हैं, इनको तो अगर अब्दुल्ला बिन अबी भी इनको देखे तो मारे शर्म के बेचारा मर जाए। जो अब्दुल्ला बिन अबी जो मदीना का मुनाफिक था, अब्दुल्ला बिन अबी भी अगर इनको देखे तो वो भी इनको देख के बेचारा शर्म से मर जाए, उसको भी शर्म आने लग जाए इनके हालात देख के। और इनमें कुछ खवातीन भी इस किस्म की हैं कि उनको देखें तो हिंदा को भी शर्म आने लग जाए। ये इतनी इतनी खौफनाक किस्म की खवातीन इस मीडिया में पाई जाती हैं कि हिंदा, जिसने कहते हैं कि हज़रत हमजा, हमजद हमजा अलैहिस्सलाम का कलेजा चबाया था गालिबन जंगे ओहद में, वो भी इनको देखे तो उसको भी शर्म आने लग जाए। मतलब इस किस्म के यहाँ पे कैरेक्टर्स जो हैं इस वक्त पाकिस्तान की मीडिया में पाए जाते हैं, जो ये कहते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इस वजह से ठीक नहीं किया क्योंकि वहां पे बैरिस्टर गौहर अली खान ठीक केस को प्रेजेंट नहीं कर सका, या हामिद खान ने ठीक चीज एक्सप्लेन नहीं की। आपको ये क्लियरली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए कि कंप्लीट पैटर्न है कि पहले बल्ले का निशान छीना, बिकॉज उनको खतरा था कि जब तक इनके पास निशान होगा ये बहुत ज़्यादा एक्साइट जोश व खरोश से आएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा नंबर्स अपने शो कर सकेंगे। उनकी टांगें तोड़ने के लिए, जैसे किसी फिल्म में आप देखते हैं टांगें बाजू तोड़ के उनको, यानी बल्ला छीन लिया। अब ये जो सारे डिसीजंस हैं ये उसी की सीक्वेंस के अंदर है। यानी बल्ला तो आपने छीन लिया, लेकिन अब जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि आप यहाँ पर वो जो 750 कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के, जिनके पास बल्ले का निशान भी नहीं है, जो बेचारे हर हल्के के अंदर एमएनए का अलग निशान है, दोनों एमपीज का अलग निशान है। अब वो जो उम्मीदवार हैं उनको कंट्रोल करना है। उनको यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है उन उम्मीदवारों को कि भाई हमने इमरान खान का फैसला कर दिया है। इमरान खान हैज़ बीन डन एंड डस्टेड, उसको हमने डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री में डाल दिया है। अब उसका कोई रोल नहीं है अगले कई बरसों तक। हाई कोर्ट हमारे पास कंट्रोल में है, सुप्रीम कोर्ट हमारे कंट्रोल में है, और आप लोग हमसे अपना मामला जो है वो तय कर लें इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद, वरना हम आपको जीतने भी नहीं देंगे। ये डील उनके साथ होगी। और ये ज़हन में रखिए कि ये डील हर शख्स के साथ किसी ग्रुप फॉर्म में नहीं होगी, ये उन पूरे 750 लोगों के साथ अलग अलग ये डील होगी, खास करके जो पंजाब के अंदर हैं। इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए कि किसी के पास इसका कोई तोड़ है तो आप जरूर उसके बारे में सोचें, तहरीक इंसाफ। दूसरी चीज़ है कि इन जनरल पंजाब के अंदर वोटर्स को डीमोरलाइज किया जा रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें इमरान खान तहरीक इंसाफ के अब जीतने के कोई चांसेस नहीं है। तो आप लोग घर में ही बैठे हैं, आप क्यों तकलीफ करते हैं सुबह गर्मी सर्दी बरशीम बारिश वगैरह में बाहर निकलने की और जलील होने की या थकावट करने की क्या ज़रूरत है, अपना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। घर में ही बैठे, बिकॉज हमने इलेक्शन का फैसला हमने कर लिया। ये प्री पोल रेगिंग के जरिए उनको मैसेज दिया जा रहा है। तीसरी इसमें जो एलिमेंट है वो ये है कि चूंकि पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के और भी इलाकों के अंदर लोग एक ब्लॉक शक्ल में भी वोट डालते हैं, यानी एक बिरादरी होती है जिसमें बिरादरी का एक बड़ा होता है जिसको आप वोट मैनेजर कह सकते हैं एक हल्के का। हर हल्के में ऐसे 50-100 किस्म के मैनेजर्स होते हैं, उनके पास अपने घर का, ये बिरादरी ये कुंबे का वोट होता है। वो वोट कहीं 50 होता है, कहीं 100 होता है, कहीं 200 होता है, कहीं 250 होता है, कहीं 500 वोट होते हैं। उनको वोट मैनेजर्स कहा जाता है। उन वोट मैनेजर्स को ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप अपना वोट ज़ाया ना करें, तहरीक इंसाफ का कोई चांस नहीं है, और हुकूमत में तो आना है नवाज शरीफ ने या आना है आसिफ अली जरदारी ने, तो उनके जो कैंडिडेट्स एमएनएज हैं उनके साथ अपने मामला को तय करें, ताकि आपके कोर्ट कचहरी के पानी बिजली घड़ी और सड़क सड़क के मामला जो हैं वो तय होते रहे। तो तीन किस्म के यहाँ पर बेसिकली सिग्नल्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं गुज़िश्ता 24 घंटे में।
एक पीटीआई के कैंडिडेट्स के लिए, एक जनरल वोटर के लिए, और तीसरा जो ब्लॉक वोटिंग है उसको इन्फ्लुएंस करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। अच्छा, इसमें रिजेम्बलेंसेस बड़ी इंटरेस्टिंग है लेवल प्लेइंग फील्ड की, चूंकि बात की जाती है। और मुनाफिक की कहेंगे आपको कि जी नवाज शरीफ साहब को भी आपने आज भी देखा है मैंने अखबारों में कि वो जी नवाज शरीफ को भी 10 बरस की सजा हो गई थी इलेक्शन से पहले। यहाँ पे जो बेसिकली लॉजिक अप्लाई की जा रही है वो लॉजिक क्या है, मंतक क्या है? मंतक ये है कि अगर राना सनाउल्लाह साहब को या हनीफ अब्बासी साहब को ड्रग्स के ऊपर, ड्रग्स की पोजेशन में, उनकी स्मगलिंग में, राना सनाउल्लाह साहब को फॉर द पोजेशन ऑफ हेरोइन हेरोइन और हनीफ अब्बासी साहब को एफिड्रीन के केस में सजा हो जाती है, तो फिर अगर असद उमर को और डॉक्टर आरिफ अलवी को या मोईद पीरजादा को भी आप ड्रग की पोजेशन के अंदर ड्रग स्मगलर बना के सजा दे दें तो क्या खराबी है जी? हनीफ अब्बासी साहब को भी सजा हुई थी, राना सनाउल्लाह साहब को भी सजा हुई थी। हनीफ अब्बासी और राना सनाउल्लाह ने बड़ा बुरा टाइम गुजारा, उनको भी एएनएफ ने पकड़ लिया था, इसलिए असद उमर के ऊपर भी वही पर्चा दे देना चाहिए, इसलिए डॉक्टर अलवी के ऊपर भी पर्चा दे देना चाहिए। इग्नोरिंग द बेसिक थिंग कि किसी माशरे में अगर मासूम और मुजरिम में फर्क ही खत्म हो जाए, यानी मुजरिम को आप ये एग्जाम्पल बना रहे हैं कि मुजरिम के साथ हमने किया था तो हम मासूम के साथ भी वो कर सकते हैं। जो कॉमन लॉ का, बाकी किसी चीज की मैं एग्जाम्पल नहीं देता, कॉमन लॉ का प्रिंसिपल ये है कि आपने 1,000 लोगों को, मुजरिमों को अगर सजा दी और एक मासूम को अगर आपने सजा दे दी तो इसका मतलब है कि आपने कोई इंसाफ नहीं किया। और यहाँ एक मासूम आदमी और एक मासूम औरत, जिन्होंने बकायदा जिनका राइट था कि तोशा खाने से वो गिफ्ट लें, उसकी अप्रेजमेंट प्राइस हुई है कि कोई रिश्ता, मैं कहता हूँ कोई कोई भी नहीं मान सकता कि इमरान खान ने वहाँ प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। और ये जो इन्होंने दुबई में किसी दुकानदार, एक हिंदुस्तानी दुकान के सेल्समैन से उसकी कीमत लगवा दी है, 300 करोड़ रुपया, 3 अरब रुपया ज्वेलरी की कीमत लगवा दी है, ये बात मानने की नहीं है। और फिर ये कि जिस तरह से इन्होंने इस केस को चलाया है कि फर्द जुर्म इन्होंने जनवरी में आयद किया है, रेफरेंस इन्होंने 19 दिसंबर को लाया है, जिस तेजी से इन्होंने इसको चलाया है, उस पर बात नहीं होने दी, उसको कवरेज नहीं होने दी, जेल के अंदर इसको चलाया, इससे इनकी तमाम मेलाफाइडी जो है वो क्लियर हो जाती है। वो तो आपको तो क्लियर है ही, मुझे भी क्लियर है, और मेरा ख्याल है कोई भी जी शव शख्स है उसको क्लियर है। मैं तो रोना हूँ कि ये ऐसे जराए अबलाग के अंदर ऐसे खौफनाक किस्म के कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं जो अभी भी इसको डिफेंड करने की डिफरेंट तरीकों से कोशिश कर रहे हैं। और एक तरीका, बड़ा स्मार्ट सा तरीका ये है, ये तो पहले भी होता रहा, दिस हैपेंड बिफोर, ये तो होता ही रहा है पाकिस्तान में, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता था। मैं भी आपको मजीद इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, अब इसमें ये देखें कि अच्छा, एक थिंकिंग इसमें ये भी है पॉलिटिकल किस्म की, वो थिंकिंग ये है कि चूंकि 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार भी हो गए थे, उनके ऊपर केसेस भी थे, उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया था, तो असम्पशन ये है नवाज शरीफ साहब के कैंप में खास करके इसकी असम्पशन है कि चूंकि हम हमारे साथ ये सब कुछ हुआ था इसीलिए शायद हम इलेक्शन हार गए थे। यहाँ पर एक बहुत बुनियादी चीज़ जो है उसे इग्नोर कर दिया गया है कि नवाज शरीफ साहब का एक तो ये है कि ऑफकोर्स नवाज शरीफ साहब के साथ जो इस्टेब्लिशमेंट का झगड़ा था, और इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब के खिलाफ काम कर रही थी, और उसने नवाज शरीफ साहब की साख को पनामा के केस में जो उनके खिलाफ जजमेंट्स आई और सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रायल चला और उनके खिलाफ मीडिया में जो एक पूरा ट्रायल चला, उससे नवाज शरीफ साहब की सियासी साख बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई। लेकिन नवाज शरीफ साहब की एक हिस्ट्री भी थी उस पूरी रेपुटेशन के साथ कि अवाम नास की नज़र में और ज़राए ब्लाक की नज़र में नवाज शरीफ साहब को पनामा के केस की वजह से करप्ट नहीं बने, वहां सिर्फ एक लीगल पॉइंट को एक्सप्लॉइट कर लिया गया। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब की गुज़िश्ता 20-25 बरस की शरीफ खानदान की हिस्ट्री चली आ रही थी, जिसके बारे में दर्जनों कहानियां पाकिस्तान के ज़राए अबलाग और लोगों के जहनों में थीं कि कैसे ये दोनों खानदान जो हैं इन्होंने सियासत से पैसे बनाए हैं, माल बनाया है, ये उसके जरिए जो है वो अमीर हुए। लेकिन एक दूसरी भी चीज़ है, वो दूसरी चीज़ ये है कि 2000 मसलसल 2009-10 के बाद से जो एक पैटर्न है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब का पंजाब में जो वोट बैंक था, जो कभी बहुत बड़ा था, जो 2008 में 9 में बहुत बड़ा था, जो 2013 में भी था, वो मसलसल सुकड़ रहा है। और वो सुकड़ क्यों रहा है? इसलिए कि एक डेमोग्राफिक चेंज है। डेमोग्राफिक चेंज क्या है कि बहुत बड़ी तादाद में हर साल 18 बरस की उम्र को जो नौजवान आदमी और औरत, लड़के लड़कियां पहुंचते हैं, वो नवाज शरीफ साहब को एक हीरो के तौर पर नहीं देखते। वो जनरेशन जो है वो 40-50 बरस की उम्र की हो चुकी है, जिसके जहन में नवाज शरीफ साहब का एक हीरो का इमेज है कि नवाज शरीफ साहब बड़े बहादुर हैं, उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा, वो शेर हैं, वो बोल्ड हैं, उन्होंने नहीं कहा था। वो 1990 के अवाइल की बात है, 93 की वो बात है। अब 93 को 2003 और फिर उसके बाद 2013 और 2023 में 30 बरस गुजर जाते हैं। तो जो शख्स उस वक्त 20-22 बरस का था वो अब 50 बरस के पेटे में आ गया है, जो 30 बरस का था वो 60 बरस में चला गया है, जो 40 बरस का था वो 70 बरस में चला गया। और जो नई नौजवान नस्ल है, जो पाकिस्तान की आबादी तो 65% जो है वो 35 बरस से कम उम्र की है, ये वो नौजवान हैं जो इस वक्त 35 बरस का। इमेजिन कर लें, जो लड़का या लड़की या बच्चा पाकिस्तानी 1990 में पैदा हुआ था,
वो 1990 वो 2000 में 10 बरस का था, वो 2010 में 20 बरस का था, वो 2020 में 30 बरस का था, और वो 2024 में 34 बरस का है। जो नौजवान आदमी और औरत इस वक्त 34 बरस का है, जो अच्छी बड़ी उम्र होती है, वो 1990 में पैदा हुआ। नवाज शरीफ साहब की जो सारी कहानी और नैरेटिव है बड़के मारने की, कि उन्होंने आंख दिखाई, वो शेर कहते, उन्होंने कहा मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, मैं बड़ा बहादुर हूँ, जिसको पाकिस्तान का गैर तजर्बाकार इररिस्पॉन्सिबल मीडिया उसको दोहराता रहता है। ये सारे खुद इनकी उम्रें 50-50, 60-60, 70-70 बरस के बाबे जो हैं, यहाँ पे बातें करते रहते हैं। दे जस्ट डोंट रियलाइज दिस थिंग कि जो यंगर जनरेशन है पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की, उसके जहनों में नवाज शरीफ साहब का कोई ऐसा इमेज नहीं है जो उस जनरेशन के माइंड में है, जिसकी उम्रें अब 50-60-70 बरस की हो चुकी हैं, और वो 50-60 और 70 बरस की उम्र की इमेजिनेशन को प्लेस कर रहे हैं उन लड़के लड़कियों के ऊपर जिनकी उम्रें इस वक्त 20, 22, 23 या 30 बरस के दरमियान है। तो उनका वोट बैंक जो है वो मसलसल सिकुड़ रहा था, जिससे उनको नुकसान पहुंचा, और इस वक्त उनका वोट बैंक कुछ और वजूहत की वजह से बिल्कुल ही खत्म जो है वो हो चुका है। तो ये पूरी थिंकिंग के नवाज शरीफ साहब को चूंकि इस तरह से उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो गई थी, अरेस्ट हो गई थी, तो उनको इस्टेब्लिशमेंट को डिजायर्ड रिजल्ट मिल गए, और अब इसी किस्म के डिजायर्ड रिजल्ट उनको 8 फरवरी को मिल जाएंगे। ये सारी असम्पशन फ्लॉड है। 8 फरवरी से पहले आप देखेंगे कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जैसे 2 धमाके कर दिए 2 दिनों में, और भी इन्होंने बहुत से धमाके करने हैं, और भी बहुत सी चीज़ें करेंगे। ये बहुत स्ट्रगल करेंगे, और अल्लाह माफ़ करे कि 8 फरवरी के दिन अगर जब इलेक्शन होगा, तो ये पता नहीं क्या करेंगे, लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उनको डीमोरलाइज करने के लिए, उनको पोलिंग स्टेशन में ना पहुंचने के लिए, क्योंकि 8 फरवरी इनके लिए एक मुख्तलिफ चैलेंज होगा। ये 2018 के इंतखाबात से बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। अब मैं उस चीज़ की तरफ आऊँ जिसका मैंने पहले जिक्र किया, कि क्यों मैं ये समझता हूँ इन माई हम्बल एनालिसिस कि जो कुछ किया जा रहा है गैर दानिशमंदाना तौर पे, चंद अनवाइज जनरल साहिबान जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज की जो एक रेपुटेशन थी, उसकी जो एक इज्जत थी पिछले 50-60 बरस की, उसको उन्होंने यहाँ पर नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की खातर या अपने मकासद की खातर उन्होंने उसे सेक्रीफाइस कर दिया है और कुर्बान कर दिया है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, हमें कोई शक नहीं है कि गुज़िश्ता 30-40 बरस में, खास करके 1980 की दिहाई के बाद से, बिकॉज 1950, 60 और 70 की जो फौज थी, उसकी टोटल रेपुटेशन डिफरेंट थी। उसमें अफसरान के ऊपर करप्शन के चार्जेस तो तकरीबन ना होने के बराबर थे, और उस जमाने के जो बड़े बड़े जनरल साहिबान रिटायर होते थे, वो 1-2 केनाल के घरों में, मुख्तलिफ जगहों पर, रावलपिंडी वगैरह में उनके घर हैं, उनके बच्चों से भी आपकी मुलाकात होती है, आप देख सकते हैं उनके उसी तरह के घर थे जैसे मिडिल क्लास के किसी प्रोफेशनल के घर होते हैं। और ये कि फौजी अफसरान करप्ट होते हैं, ये बिल्कुल अनहर्ड किस्म की चीज़ थी। एक बड़ी ही एक बड़ी साफ सुथरी किस्म की रेपुटेशन थी फौजी अफसरान की। लेकिन 1980 की दिहाई के बाद जब मार्शल लगा, जनरल ज़िया साहब के मार्शल के बाद से इल्ज़ाम लगते रहे कि फ़लाँ साहब ने बला जगह बड़ा माल बना लिया है, उन्होंने किकबैक कमीशन ले लिया है, चूँकि मार्शल की ड्यूटीज़ में कोड़े अंदर से बाहर लगाने के पैसे ले लिए हैं, फ़लाँ साहब ने स्मगलिंग कर दी है, उनका घर और बंगला बहुत बड़ा है, उनके फ़लाँ रिश्तेदार ने बिजनेस में बहुत पैसे बना लिए हैं। और उसके बाद इस किस्म के इल्ज़ाम जो हैं वो लगते रहे। 60s में ये भी इल्ज़ाम लगा था कि जनरल अयूब के बाज़ करीबी रफ़्क़ा-ए-कार जो उनके बहुत करीब दोस्त थे, या कबा उनके उनके एक कुलीग्स थे, उन्होंने बाद में इंडस्ट्रीज लगा ली, वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। खुद अयूब खान की फैमिली के ऊपर इस किस्म के इल्ज़ाम थे कि प्रेसिडेंट जो हैं वो भी बड़े अमीर हो गए। और फिर 80s के बाद ऐसे इल्ज़ाम लगते रहे। 80s में बाज़ सीनियर अफसरान जो हैं उनके ऊपर ड्रग स्मगलिंग के इल्ज़ाम लग गए। अमेरिका में गिरफ्तारियां हो गई लोगों की सीनियर अफसरान पे, और ख़ास करके जो इल्ज़ाम लगे, बाद में जो इल्ज़ाम लगते रहे, वो प्लॉट्स के हवाले से, कि DHA के 1-2 प्लॉट्स के बजाय लोगों ने 20-20, 25-25, 30-30 या 40-40 या 100 भी प्लॉट किसी ने अलॉट कर लिए हैं, प्लॉटों के अंदर बहुत पैसा बना लिया है। फलां शहर के कोर कमांडर, लाहौर के कोर कमांडर जो हैं, वो अपने इनकम से बहुत बियॉन्ड रह रहे हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स गाड़ियाँ चलाई हुई हैं, उनके पास बहुत माल है, और DHA से बड़े पैसे जो हैं हासिल कर लिए हैं। बलूचिस्तान के अंदर FC की बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है, वहाँ स्मगलिंग हो रही है। ऐसे इल्ज़ामात जो हैं वो 1980 की दिहाई के बाद से, 80 की दिहाई, 90 की दिहाई, 2000, तो पिछले 40 बरस में मतवातर लगते रहे। तो फिर फ़र्क क्या है? बहुत बड़ा फ़र्क है। ये इल्ज़ामात इंडिविजुअल अफसरान के ऊपर लगते रहे, उसके बावजूद इदारे की और फौज की जो रेपुटेशन थी वो ये थी कि ये इंस्टीट्यूशन जो है ये करप्शन के खिलाफ है। इसका नैरेटिव ही ये था इंस्टीट्यूशन का, कि ये अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोगों के इंटरेस्ट का कस्टोडियन है, डिफेंडर है। ये इदारा समझता है, इसकी अपनी एक थिंकिंग है कि करप्शन एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, कौमी सलामती को करप्शन से नुकसान पहुंचता है। बिकॉज जब सियासतदान करप्ट होते हैं तो वो बाहर भी साजबाज करते हैं, वो सीरियस किक बैक कमीशन लेते हैं, जिससे मीशत जो है वो तबाह होती है। और अफवाज पाकिस्तान एक ऐसा साफ सुथरा इदारा है
जो पॉलिटिक्स में इंटरवीन करता है सियासत को साफ करने के लिए, और सियासत को साफ करने आता है, चीज़ों को सेट करने आता है, उसमें फंस जाता है फिर बाहर निकलता है। ये एक ब्रॉड रेपुटेशन रही है जिसमें 90% से ज़्यादा पाकिस्तान के मतवस्त तबके के लोग या पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस रेपुटेशन के अंदर, इस नैरेटिव के अंदर बिलीव करते रहे। और 2017 के अंदर जो पनामा केस का सारा बना, उसमें भी तो बेसिकली ये था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने करप्ट सियासतदान नवाज शरीफ जो है उसको ताकत से हटाया, और उसकी करप्शन की कहानी तो पनामा से पहले चल रही थी। पनामा में तो सिर्फ उसके टेक्निकल लीगल किस्म के इश्यूज प्रोवाइड कर दिए, वरना शरीफ खानदान की करप्शन के ऊपर तो लोग बहुत लिख चुके थे, उसके ऊपर तो बाहर भी चीजें छप रही थी। बरतानिया के अखबार भरे पड़े थे, पाकिस्तान के अखबार भरे पड़े थे, FIA की इन्वेस्टिगेशन अरसे से चल रही थी। तो जब 2017-18 में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में या पाकिस्तान के अंदर इंटरफेयर करती नजर आई, तो उसके साथ उसका बयानिया और नैरेटिव ये था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो करप्शन के खिलाफ है, और पाकिस्तान की सियासत से करप्ट पॉलिटिशियंस को एक लीगल प्रोसेस से निकाल रही, ये उसकी लेजिटिमेसी थी। ये भी एक हकीकत है कि इदारे के अंदर स्टाफ कॉलेज हो कोयटा का या नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी हो इस्लामाबाद की, या और कई जगह हो, मुख्तलिफ अकेडमीज हों, वहाँ बहुत से ऐसे पेपर्स लिखे गए, पॉलिसी पेपर, रिसर्च पेपर्स, कि कैसे करप्शन नेशनल इकोनॉमी को भी तबाह करती है, और करप्शन कौमी सलामती और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब जो चीज हो रही है ये उसका टोटल रिवर्सल है, बिकॉज ये कोई 2017 की बात नहीं थी कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के ऊपर करप्ट होने की रेपुटेशन थी। आसिफ अली जरदारी के रॉकवुड पैलेस, सारे पैलेसेस स्विट्जरलैंड में, उनके बैंक अकाउंट्स, SGSM कोटेक्ना की कहानियां, पेरिस के अंदर उनकी, फ्रांस के अंदर उनके शातों और उनकी प्रॉपर्टीज होना, नवाज शरीफ के खानदान की दास्तानें कि कैसे समंदर के ऊपर जहाज खड़े होते हैं, BMW की गाड़ियों के तो कस्टम की ड्यूटी कम कर दी जाती है, जहाज से गाड़ियां उतर जाती हैं तो कस्टम की ड्यूटी जो है वो दोबारा रेस कर दी जाती है। आप एटमी धमाका करते हैं और उसके बाद 46 रुपए का जो डॉलर होता है वो 46 रुपए पे करोड़ों खरीदे जाते हैं, डॉलर लोगों के कॉन्फिस्केट हो जाते हैं, और डब्बे भर के करोड़ों डॉलर जो है वो वहां से दुबई पहुंच जाते हैं, और मुख्तलिफ सियासी खानदान उससे अपने पैसा बना लेते हैं, मोटरवे के अंदर किकबैक और कमीशन लिए जाते हैं, खानदान अमीर से अमीर तरह हो जाता है। मुझे याद है कि एमा डंकन ने 1990 में इस खानदान की करप्शन के बारे में, ब्रेकिंग द कर्फ्यू का जो उसका चैप्टर पढ़े शरीफ खानदान के ऊपर, वहां उन्होंने उस वक्त क्या लिखा था। तो इन खानदानों की करप्शन की दास्तान जो है वो तो पिछले 30 बरस से चली आ रही थी। वो कोई जनरल बाजवा के ज़माने में, जनरल रहील शरीफ के ज़माने में वो पैदा नहीं हुई थी। और जब उनके खिलाफ पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट इंटरवीन करती थी तो उसके पीछे आवाम की एक तायद थी, उसके पीछे एक नैरेटिव था, एक बयानिया था। यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। यहाँ अब लोग और आवाम ये देख रही है कि पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशन जिसके ऊपर उनको फख्र था, जिसकी एक वैल्यू थी, वो अपनी पूरी ताकत और शिद्दत के साथ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जो करप्ट हैं उनके साथ खड़ा है। पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन की जो रेपुटेशन है वो यहाँ पे तबाह बर्बाद हो चुकी है। और इस इंस्टीट्यूशन की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो इसके वो हथियार नहीं है, इसकी ताकत इसका एक ट्रस्ट था, जो लोगों का इसके अंदर ट्रस्ट था कि ये हमारा कस्टोडियन है, ये हमारा प्रोटेक्टर है, और हमारे बॉर्डर्स के डिफेंड के अलावा ये हमारी सियासत को भी करप्शन से पाक करने की कोशिश कर रहा है। अब इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें पूरे सिस्टम को लोग देख रहे हैं कि उसको मोड़ तोड़ के, उसको इन दोनों खानदानों की सियासत को रिसरेक्ट करने के लिए पूरे सिस्टम की ताकत जो है वो इस्तेमाल होगी। मैं समझता हूँ कि ये अफवाज पाकिस्तान की जो रेपुटेशन थी, उनकी जो ब्रांड वैल्यू है, उसको जो यहाँ पे धचका लगा है, ये शायद कभी भी अब रिकवर नहीं हो सकेगा। फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।